कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी के गिरने से। गिरते हुए उसके दिमाग में उसकी पूरी दर्द भरी पास्ट घूम जाती है। एक ऐसी पास्ट जहां वो बिल्कुल अकेला एक ऑर्फनेज में बड़ा हुआ था। उसने जिंदगी में जो भी पाया दांतों से लड़कर पाया। पूरी जिंदगी उसने जस्टिस के पीछे लगा दी, लेकिन हर चीज वैसी नहीं हुई जैसी उसने सोची थी। असलियत बहुत ज्यादा बेरहम निकली। एक दिन कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके सामने भेजे गए और उसके सारे सपने वहीं चकनाचूर हो गए। इसी वजह से उसकी अपने बॉस से जोरदार टक्कर हो जाती है। बॉस उस पर चिल्लाता है, उसे पागल कहता है, बोलता है कि सिस्टम के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। फिर वो उसके पास आकर धीरे लेकिन सख्त आवाज में कहता है, ध्यान से सुनो। और वहीं पहली बार हमारे एमसी का नाम सामने आता है, प्रोसिक्यूटर स्यू जियान जैंग। वो बड़ा आदमी उससे पूछता है, तुम्हें पता है तुम्हारी सैलरी किसके टैक्स से आती है? इशारा साफ था, आम लोगों से नहीं। फिर वो कहता है, कुत्ता भी उसी हाथ को नहीं काटता जो उसे खाना देता है। और उसे साफ साफ बोल देता है, इस केस को हमेशा के लिए दफना दो। मुट्ठी भींचते हुए स्यू जियान जैंग पूछता है, तो क्या ज्यादा टैक्स देने से किसी को क्राइम करने का हक मिल जाता है? वो आगे कहता है, जिसने भी ऐसा लॉ लिखा है मैं उसे भी जेल में डालूंगा। ये सुनकर उसका बॉस एक ताना मारती हुई स्माइल देता है और बोलता है, तुम बहुत घमंडी बच्चे हो, तुम्हें अपनी औकात नहीं पता। तभी सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है। बारिश के बीच स्यू जियान जैंग पानी में गिर रहा होता है। उसके कानों में बॉस की आवाज गूंजती है, ऐसा कुछ मत करना जिसका तुम्हें पछतावा हो। उसी पल बारिश में कुछ मास्क्ड लोग दिखाई देते हैं और साफ हो जाता है कि उसे नीचे किसने फेंका है। पानी के अंदर डूबते हुए स्यू जियान जैंग सोचता है कि इस जिंदगी में उसे बस एक ही पछतावा है, ये घटिया दुनिया छोड़कर जाना बिना अपने बॉस जैसे नीच लोगों को खत्म किए। खून से लथपथ जमीन में पड़ा स्यू जियान जैंग सोचता है, क्या यही एंड है? इतनी बेकार और मीनिंगलेस मौत। नजर धुंधली होने लगती है और उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल है, काश थोड़ा सा और टाइम मिल जाता, सब कुछ बदल जाता। अचानक उसके दिमाग में तेज रोशनी चमकती है। पैरामेडिक्स उसे बचाने के लिए दौड़ते हुए दिखते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो सबसे पहले वो सफेद सीलिंग और आईवी बैग देखता है। अपनी हाथ की तरफ देखता है जिसमें आईवी लगी होती है। वो सोचता है, क्या मैं हॉस्पिटल में हूं? वो झटके से बेड पर बैठ जाता है, पूरी तरह शॉक में। इतनी ऊंचाई से गिरकर भी जिंदा कैसे बच गया? फिर उसके चेहरे पर एक सैटिस्फैक्शन भरी स्माइल आती है और वो हंसने लगता है। उसे समझ आ जाता है, उसे सेकंड चांस मिल गया है। अब उसके पास वो टाइम है जिसकी उसे जरूरत थी, अपने दुश्मनों को ढूंढने का, उनसे बदला लेने का। भले ही उन्होंने उसे क्रिमिनल बना दिया हो, लेकिन उसका जिंदा होना ही उनके लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर होगा। वो उठता है और तय करता है कि यहां से जल्दी निकलना होगा। बाथरूम की तरफ जाता है, लेकिन जैसे ही मिरर में देखता है, अपने चेहरे को छूता है और उसे कुछ बहुत अजीब लगता है। ये चेहरा उसका नहीं है। स्यू जियान जैंग घबरा जाता है। मिरर में बिल्कुल अलग फेस देखकर उसकी चीख निकल जाती है और हालत तब और खराब हो जाती है जब उसे एहसास होता है कि उसकी आवाज भी बदल चुकी है। वो खुद को थप्पड़ मारने लगता है, सोचता है ये बस कोई अजीब सपना है, लेकिन थप्पड़ों की दर्द उसे फ्लोर पर गिरा देती है। वो सोचता है, सपना इतना रियल और पेनफुल कैसे हो सकता है? उसे लगता है जल्दी जागना होगा, वरना कहीं उसका असली बॉडी ही खत्म ना हो जाए। जब थप्पड़ मारना काम नहीं करता तो वो सोचता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है। वो विंडो की तरफ दौड़ता है, कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम करने के लिए। तभी बेडरूम का दरवाजा खुलता है और एक कपल अंदर आता है। खुशी खुशी स्यू जिन कहकर बुलाते हैं। जैसे ही वो उसे कूदते हुए देखते हैं, उनकी खुशी गायब हो जाती है। दोनों शौक में पूछते हैं, तुम कौन हो? तभी प्रोसिक्यूटर को समझ आ जाता है कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो लॉजिक से बाहर है, और कंफ्यूजन बढ़ाने से बचने के लिए वो मेमोरी लॉस का नाटक करके किम स्यू जिन की पहचान अपना लेता है। डॉक्टर के रूम में वो औरत पूछती है कि उसके बेटे ने कूदने की कोशिश क्यों की। डॉक्टर कहता है ये शॉक का टेम्परेरी इफेक्ट है। स्यू जियान जैंग सोचता है कि शुरू में इस सच्चाई को समझना और एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। वो बार बार कहता रहा कि वो किम स्यू जिन नहीं है, जिसकी वजह से उसे एक साइकिक के पास ले जाया गया। साइकिक उसे देखकर अजीब सी स्माइल देती है और कहती है, इसके अंदर एक मरा हुआ आदमी है। ये सुनकर उसकी मां घबरा जाती है और एमसी अंदर ही अंदर शॉक हो जाता है, क्योंकि बात सही थी। लेकिन साइकिक खुद ही पकड़ी जाती है जब वो कहती है कि अंदर फीमेल स्पिरिट है और एग्जॉर्सिज्म चाहिए। धीरे धीरे किसी और के बॉडी में रीबॉर्न होने के केओस के बाद वो इस सच्चाई का आदी होने लगता है। 3 हफ्ते बीत जाते हैं और वो अपनी नई लाइफ और नए बॉडी में ढल जाता है। एक दिन टीवी देखते हुए एक न्यूज उस पर ठहर जाती है। रिपोर्ट में कंफर्म किया जाता है कि प्रोसिक्यूटर स्यू जियान जैंग की मौत हो चुकी है। तभी उसे पूरी तरह समझ आ जाता है कि उसका पुराना अस्तित्व खत्म हो चुका है। अब उसे किम स्यू जिन बनकर ही जीना होगा।
किचन में पहुंचता है तो देखता है कि ब्रेकफास्ट टेबल पूरी तरह सजा हुआ है। वो अपने नए फादर को गुड मॉर्निंग बोलता है और वो भी प्यार से जवाब देता है। पहली जिंदगी में एक अकेला ऑर्फन होने वाला इंसान अब एक फैमिली का हिस्सा है। उसके फादर का नाम है किम जुन मान, एक बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी का सीईओ। आयरनी यह है कि ऐसे ही लोग उसे अपनी पिछली लाइफ में सबसे ज्यादा नफरत थे। एक करप्ट आदमी जो प्रोसिक्यूटर्स को बिना डरे रिश्वत देता है। फिर भी वो अपनी फैमिली के लिए डेडिकेटेड लगता है और यह बात एमसी को सोचने पर मजबूर करती है कि शायद वो पूरी तरह बुरा नहीं है। तभी उसकी नई मां ओमी जुन अंदर आती हैं, अपने हस्बैंड की शराब की बदबू पर शिकायत करते हुए। एक एलिगेंट औरत जिसने जिंदगी में कभी बर्तन तक नहीं धोए और जिसे लगता है फ्रांस की हर चीज बेस्ट है। थोड़ी देर में उसका छोटा भाई किम जिन योंग भी आता है, जो एक बड़ा शेफ बनने का सपना देखता है। 3 नए फैमिली मेंबर्स के साथ रहना एमसी को अब भी अजीब लगता है, लेकिन सबसे अजीब बात है ये नया शरीर। कोइंसिडेंस ये है कि इस लाइफ में भी वो प्रोसिक्यूटर है, लेकिन अभी ट्रेनी, और वो 5वीं मंजिल से गिरा था, पर एक्सीडेंट की कोई मेमोरी नहीं है। वो सोचता है क्या ये गॉड्स का कोई मजाक है? लेकिन मजाक हो या नहीं, उसे सेकंड चांस मिला है और वो इसे पिछली बार की तरह बेकार नहीं जाने देगा। सूप में अपनी रिफ्लेक्शन देखते हुए वो सोचता है अगर वो अपने नए रिसोर्सेज सही से यूज करे तो वो सब कुछ हासिल कर सकता है, और सबसे पहले बदला चीफ प्रोसिक्यूटर किम योन जुन से, जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। थोड़ी देर बाद उसके फादर पूछते हैं क्या कल से काम पर लौट रहे हो? वो बस सर हिला देता है। फादर कहते हैं थोड़ा और रेस्ट नहीं चाहिए? एमसी जवाब देता है खोया हुआ टाइम भरना है। फिर फादर डिनर पर अंकल को बुलाने की बात करता है, जिससे दोनों भाई चौंक जाते हैं। लेकिन किम जुन मान इसे इग्नोर करके छोटे बेटे जिन योंग को बुलाते हैं और कहते हैं अपने बड़े भाई को गुड बाय कह दो, वो वापस गांगयोन-दू शहर जा रहा है। जिन योंग प्राइवेट में अपने भाई से कहता है कि उसने जानबूझ के कुछ और प्लान्स बना लिए थे ताकि अंकल के साथ डिनर अवॉइड कर सके, और उसी चक्कर में उसे डांट भी पड़ी। वो अपने भाई की अमनीजिया को याद करता है और बोलता है कि अब वो खुद देखेगा कि उनका अंकल कितना अनबेरेबल इंसान है। वो ऐसा बिहेव करता है जैसे पूरी दुनिया उसी की हो। जिन योंग कंप्लेन करता रहता है कि अंकल उन्हें हमेशा नीचा दिखाता है, लेकिन पैसे मांगने में कभी पीछे नहीं रहता। ये बात सुनकर हमारे एमसी की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। सियो जैन जांग अपने मन में सोचता है कि बहुत जल्द उसे पता चल जाएगा कि ये अंकल असल में कैसा इंसान है। तभी सीन शिफ्ट होता है। एक बहुत ही लग्जूरियस हाउस में एमसी अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा होता है। तभी कोई आकर बताता है कि अंकल विजिट के लिए पहुंच चुके हैं। एमसी किताब बंद करता है और सोचता है आखिरकार उस रिश्तेदार का चेहरा देखने को मिलेगा जिसकी इतनी बातें सुनी हैं। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए वो सोचता है कहीं ये अंकल भी मेरे पुराने बॉस जितना ही खतरनाक तो नहीं। और जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े आदमी पर पड़ती है, उसके ऊपर जैसे बिजली गिर जाती है। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। वो आदमी हल्का सा सिर हिलाता है और चेहरे पर वही जानी पहचानी सिनिकल स्माइल होती है। एमसी की आंखों में उसका सबसे बड़ा दुश्मन दिखाई देता है। पुरानी यादें एक साथ लौट आती हैं। किम योंग जुन की मॉकिंग नजर, धमकियां और उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला चेहरा। उसका शक अब कंफर्म हो चुका था। फेक स्माइल के साथ अंकल पूछता है सब ठीक है? ऐसे बिहेव करता है जैसे बहुत केयरिंग रिलेटिव हो। एमसी अंदर से पूरी तरह हिल चुका था। जिस आदमी ने उसकी जिंदगी तबाह की थी, वही इस बॉडी का अंकल निकला। डिनर के दौरान किम योंग जुन नाटक करता है कि अपार्टमेंट एक्सीडेंट की खबर सुनकर उसे कितना वरिड था। वो कहता है कि अपने नेफ्यू को रिकवर होता देख उसे बहुत खुशी हो रही है। फादर बताते हैं कि उनके बेटे को मेमोरी लॉस हो गया है। ये सुनकर अंकल की आंखों में अजीब सी चमक आ जाती है, जैसे वो इस जानकारी को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा हो। किम योंग जुन पूछता है कि ऐसी हालत में वो काम संभाल पाएगा या नहीं। एमसी अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहा होता है, लेकिन अभी खुद को रोकता है। फोर्स्ड स्माइल के साथ वो कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सियो जैन जैंग सोचता है कि उसकी पर्सनल मेमोरी गई है, दिमाग नहीं। बदला लेने के लिए इतना काफी है। अंकल ऑफर करता है कि वो अपने पावर से उसे सू ट्रांसफर करवा सकता है। ये सुनकर फादर बहुत खुश हो जाते हैं। कैमरा स्टेक काटते हुए दिखाता है। हवा में टेंशन और दबा हुआ गुस्सा साफ महसूस होता है। फोक में मांस का टुकड़ा लिए किम योंग जुन पूछता है प्रपोजल कैसा लगा? एमसी बाहर से शांत रहता है, लेकिन अंदर कसम खाता है कि वो दोबारा इस आदमी का शिकार नहीं बनेगा। नाइफ हाथ में लेते हुए किम योंग जुन अचानक टॉपिक बदल देता है और पूछता है क्या सच में एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं? एमसी तुरंत मना कर देता है। ये सुनकर अंकल के चेहरे पर सैटिस्फाइड स्माइल आ जाती है। उसे लगता है एमनीजिया उसके काम आ गई है। तभी सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन एमसी पैकिंग खत्म कर रहा होता है। बॉक्स उठाते हुए उसे डिनर के दौरान अंकल की अजीब स्माइल याद आती है। वो सोचता है क्या वो बस मेरा वहम था या उसके पीछे कोई गहरा मतलब था। तभी एक आवाज आती है पैकिंग हो गई। ये था किम युन मान, किम योंग जुन का बेटा। एक अजीब कोइंसिडेंस, ये भी प्रोसिक्यूटर ही था।
एमसी कहता है कि वो कुछ भूल गया है और लिविंग रूम से निकलने लगता है, लेकिन उसका कजिन उसे रोक लेता है और एक फाइल उठाकर पूछता है, क्या ये वही केस है जो तुम पढ़ रहे हो? स्मग स्माइल के साथ किम यून मान फाइल खोल लेता है। सियोजन जैंग अंदर से नर्वस हो जाता है। कजिन केस डिटेल्स पढ़ते हुए सुपीरियोरिटी दिखाता है और ऑफर करता है कि वो सब एक्सप्लेन कर देगा। एमसी मना करता है, लेकिन किम यून मान इंसिस्ट करता है कि प्रॉब्लम एविडेंस की कमी है। दूर से अंकल ये सब देखता है और मनी मन हंसता है। उसे लगता है उसका बेटा किसी को सिखाने की कोशिश करके बेवकूफ लग रहा है। वाइन का सिप लेते हुए किम योंग जुन बोलता है, टाइम के साथ नेफ्यू भी सीख जाएगा। लेकिन एमसी सोच में पड़ जाता है। उसके हिसाब से इस केस को सिर्फ असॉल्ट मानकर जीतना मुश्किल होगा। ये सुनकर किम युन मान उसे मॉकिंगली देखता है और पूछता है, तुम्हें क्या पता इतने कॉम्प्लेक्स केस के बारे में? एमसी शांति से जवाब देता है कि सिर्फ शराब पीने से यह प्रूव करना मुश्किल है कि विक्टिम इनकैपेसिटेटेड थी। ऊपर से दोनों पहले भी कई बार मिल चुके थे और रोमांटिक मैसेजेस भी एक्सचेंज हुए थे। कजिन स्मग स्माइल के साथ मानता है कि डिफेंस यही आर्ग्यूमेंट यूज करेगी। लेकिन तभी एमसी के चेहरे पर कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाती है। उसके पास प्लान बी था। वो बोलता है कि अगर वो होता तो पीनल कोड के आर्टिकल 302 का यूज करता। वो समझाता है कि उस आदमी ने लड़की को सीरियस रिलेशनशिप का झूठा वादा देकर धोखा दिया। ये फैक्ट अकेले ही उसे पनिशेबल बनाता है। वो पूछता है, जब आसान रास्ता है तो मुश्किल रास्ता क्यों लें? बैकग्राउंड में किम योंग जुन ये सब देखकर सरप्राइज हो जाता है। वो इम्प्रेस भी होता है। फादर बीच में बोलते हैं कि दोनों सही हैं, क्योंकि लॉ को कई तरीकों से इंटरप्रेट किया जा सकता है। किम योंग जुन ग्लास टेबल पर रखता है और कहता है, काफी देर हो गई है, अब जलना चाहिए। फादर और मदर एक दूसरे को देखकर रिलीफ महसूस करते हैं कि डिनर बिना झगड़े के खत्म हो गया। अगले दिन रोड पर फादर कॉल करके हंसते हुए कहता है कि उसने अंकल को इतना फ्लस्टर्ड पहले कभी नहीं देखा। कार में बैठा एमसी मुस्कुराता है। कॉल खत्म करता है। फादर की तारीफ सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन रियर व्यू मिरर में खुद को देखकर उसे असली बॉडी के ओनर के लिए थोड़ा बुरा भी लगता है। कुछ देर बाद वो अपनी डेस्टिनेशन पहुंचता है, गंगविन डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस। बिल्डिंग में घुसते ही सियोजैन जैंग सोचता है कि उसे ऐसी ही रिसेप्शन की उम्मीद थी। माहौल उम्मीद से भी ज्यादा डिप्रेसिंग था। हर कोई हारा सा लग रहा था। उसे पता चलता है कि इस जगह को दोंग नाम एक्साइल कहा जाता है। यहां वो प्रोसिक्यूटर्स भेजे जाते हैं जो अपनी लड़ाइयां हार चुके होते हैं। वो रूम 285 की तरफ जाता है, जो प्रोसिक्यूटर लियांग सू का ऑफिस है। अंदर घुसते ही उसे याद आता है कि यही वो जगह है जहां किम सियोजिन इंटर्नशिप कर रहा था। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो सोचता है, पुराने काम पर लौटना अच्छा लग रहा है। तभी एक आवाज आती है, दरवाजे के सामने बेवकूफों की तरह क्यों खड़े हो? लियांग सू बोलता है, छुट्टी से लौटे हो तो तैयार रहना, मुझे एम्बैरस मत करना। और जोर से डॉक्यूमेंट्स का ढेर डेस्क पर पटक देता है। एमसी पेपर्स उठाता है, अपना पहला केस सुनने के लिए रेडी। केस एक 40 साल की औरत का था जो घर लौटते वक्त एक्सीडेंट का शिकार हुई थी। लियांगसू पूछता है, 3 हफ्ते लेटे रहे या कुछ बढ़ा भी? और केस समरी मांगता है। सियोजैन जांग बताता है कि ड्राइवर इंडाइटेड है, लेकिन वो इसे अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट बता रहा है। लियांगसू कहता है, हमें प्रूव करना होगा कि एक्सीडेंट अनअवॉइडेबल नहीं था, और एक्सपेक्टेड सेंटेंस पूछता है। एमसी जवाब देता है, प्ली डील के साथ 1 साल की जेल और 2 साल प्रोबेशन। ये सुनकर लियांगसू भड़क जाता है और पूछता है, क्या 3 हफ्ते अंकल से प्राइवेट लेसन्स लिए हैं? लेकिन अंदर ही अंदर लियांगसू को एहसास होता है कि उसे इस रुकी से नफरत हो रही है, और सबसे बड़ी बात, उसे क्रिटिसाइज करने के लिए कोई फ्लॉ भी नहीं मिल रहा। सीनियर प्रोसिक्यूटर उससे पूछता है कि क्या वो एक्सीडेंट साइट पर गया था। सियो जैंग जैंग बिना रुके तुरंत मना कर देता है। ये सुनते ही उसका बॉस भड़क जाता है। गुस्से में चिल्लाकर बोलता है कि कोई भी रुकी बिना क्राइम सीन देखे काम नहीं करता। उंगली सड़क की तरफ दिखाते हुए वो सख्त लहजे में ऑर्डर देता है, अभी के अभी लोकेशन पर जाओ, कोई बहाना नहीं चलेगा। बाहर निकलते हुए एमसी सोचता है कि सिर्फ 1 घंटे के काम के बाद ही उसे क्राइम सीन भेज दिया गया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। असल एक्शन शुरू होने वाला था और वो इसके लिए पहले से तैयार था। वो केस को एनालाइज करना शुरू करता है। उसे याद आता है कि ये जगह एक शार्प कर्व वाली रोड शोल्डर थी। सड़क को देखते हुए सियो जैंग जैंग सोचता है कि इतनी तेज मोड़ पर 80 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से कोई कैसे गाड़ी चला सकता है। वो नीचे झुककर एसफॉल्ट को ध्यान से देखने लगता है। नॉर्मल रिएक्शन तो यही होता कि ड्राइवर स्पीड कम करे, और तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चीज पर पड़ती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो डेबरी उठाता है और समझ जाता है कि ये एक इंपॉर्टेंट क्लू हो सकता है। उसके हाथ में कार के साइड व्यू मिरर का टूटा हुआ टुकड़ा था। ये पीस केस सॉल्व करने में काफी मदद कर सकता था। अचानक उसके सामने एक अजीब विजन आता है। एक औरत मदद की गुहार लगा रही होती है। एक आदमी बोलता है, ये रिक्वेस्ट नहीं है, 200 मिलियन की डील है। कार में बैठा आदमी खुश नहीं होता और अमाउंट बढ़ाकर 300 मिलियन कर देता है। औरत थोड़ी देर बाद डील एक्सेप्ट कर लेती है। आदमी इजी मनी पर खुश होता है।
अगले ही पल विजन गायब हो जाता है। सियो जैंग जैंग वहीं खड़ा सोच में पड़ जाता है। ये अभी क्या था? उसे समझ आ जाता है कि रीइंकार्नेशन के बाद से कुछ ऑब्जेक्ट्स छूने पर उसे उनका पास्ट दिखता है। मिरर का टुकड़ा हाथ में लेकर वो सोचता है कि क्या ये विजन इसी केस से जुड़ा है। फेवर और 300 मिलियन शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहते हैं। अब उसे यकीन होने लगता है कि ये कोई सिंपल एक्सीडेंट नहीं था। वो नीचे झुका रहता है, सोचता है क्या और मेमोरीज मिल सकती हैं, लेकिन उसे पता है कि विजन को फोर्स नहीं किया जा सकता। तभी एक आवाज उसका नाम पुकारती है, किम सियोजिन। वो अपने ख्यालों से बाहर आता है। ये उसके कलीग्स थे, शिन जैंगसन और ली सो ही। शिन जैंगसन पूछता है कि वो यहाँ अकेले क्या कर रहा है। नर्वस स्माइल के साथ एमसी मिरर का टुकड़ा छुपा लेता है ताकि किसी को शक ना हो। वो कहता है कि बस सीन देख रहा था और अपने मन में तय करता है कि दूसरों के सामने उसे ज्यादा केयरफुल रहना होगा। शिन जैंगसन पूछता है कि उसे चोट कहाँ लगी थी, क्योंकि डिटेल्स किसी को नहीं पता। लीसो ही भी ध्यान से देख रही होती है। एमसी टालते हुए कहता है कि इधर उधर थोड़ी चोट लगी थी और ज्यादा डिटेल नहीं देता। शिन जैंगसन कंप्लेन करता है कि उन्हें ऑफिस से निकाल दिया गया है क्योंकि इस ब्रांच में सब उन्हें हेट करते हैं। एमसी समझ जाता है कि एग्जाइल प्रोसिक्यूटर्स के बीच वो जैसे रिच रुकी सच में सबको चुभ रहा होगा। कलीग बोलता है कि जल्दी खत्म करो, सुना ये सिंपल ट्रैफिक एक्सीडेंट है। सियो जैंग जैंग उन्हें पास के कैफे में वेट करने को कहता है। शिन जैंगसन चिढ़कर पूछता है कि यहीं से क्यों नहीं चलते। सीरियस फेस के साथ एमसी कहता है कि मुझे अभी कुछ चीजें चेक करनी है, मैं अभी नहीं जा रहा। ये सुनकर शिन जैंगसन गुस्से में उसका कंधा पकड़ लेता है। पूछता है कि तुझे क्या प्रॉब्लम है, अचानक इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। साइड में खड़ी लीसो ही वरिड एक्सप्रेशन के साथ सब देखती रहती है। एमसी एक मॉकिंग लाफ छोड़ता है। उसके लिए ये एटीट्यूड बिल्कुल पैथेटिक था। वो कंधे से हाथ हटाकर बोलता है, ये केस मेरा है, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो पहले जा सकते हो। शिन जैंगसन शॉक में पूछता है कि क्या तू अपना डेब्यू खराब करना चाहता है। वो लेक्चर देने लगता है कि ऑपोजिट साइड का लॉयर उसके पिता का दोस्त है जो कभी उससे मदद मांगता था। एमसी को यकीन नहीं होता कि 30 साल का प्रोसिक्यूटर उसे पापा के दोस्त से थ्रेटन कर रहा है। विक्टोरियस स्माइल के साथ वो बोलता है, घर पहुंचकर मैसेज भेज देना। सरकास्टिक ग्रिन के साथ वो कहता है, अपने डैडी के फ्रेंड से बोलना बिग बैड किम यंजिन से लड़ने आए। शिन जैंगसन गुस्से से भड़क उठता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। तभी लीसो ही बीच में आकर सख्त आवाज में दोनों को रुकने को कहती है। वो बताती है कि वो पास के कैफे में वेट करेगी और काम खत्म होने पर कॉल करने को कहेगी। शिन जैंगसन नफरत भरी नजर से एमसी को देखता है और रिवेंज की कसम खाकर चला जाता है। कार में बैठते हुए वो बोलता है कि वो यून वॉन को कॉल करेगा और मामला सुलझाएगा। लीसो ही सोच में पड़ जाती है। वो एमसी को कॉल करके पूछती है कि उसे क्या हो गया है। उसे हमेशा लगा था कि किम सियोजिन बस शो ऑफ करने वाला लड़का है, लेकिन फिर वो खुद ही ये सोच डिसमिस कर देती है। ये एटीट्यूड ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। एक्सीडेंट साइट पर वापस एमसी अपने कलीग्स को जाते हुए देखता है। अब वो पूरी तरह अकेला था। वो सोचता है कि पुराना किम सियोजिन ऐसे लोगों और किम यून वॉन के साथ क्यों घूमता था। पिछले कुछ हफ्तों में जो जानकारी मिली थी उससे लगता था कि बॉडी का पिछला ओनर काफी कैलकुलेटिंग था। वो फिलहाल ये सब साइड में रखकर इन्वेस्टिगेशन पर ध्यान देता है। तभी एक बुजुर्ग औरत उसके पास आती है और कहती है कि यहाँ खड़ा रहना खतरनाक है। एमसी खुद को इन्वेस्टिगेटर बताता है। औरत पूछती है क्या अब भी कुछ इन्वेस्टिगेट करना बाकी है। वो ऊ जायोंग के लिए दुख जताती है। एमसी पूछता है कि क्या आप उसे अच्छी तरह जानती थी। औरत बताती है कि वो सुपरमार्केट चलाती है और उसे बचपन से देखा है, वो बहुत अच्छी इंसान थी। फिर वो बताती है कि ड्राइवर जैंग डोंग आकी कई सालों से गायब था और वापस आकर ये सब कर गया। ये सुनते ही एमसी के दिमाग में क्लिक होता है। उसे समझ आ जाता है कि विजन में दिखा आदमी वही था। वो पूछता है कि क्या ड्राइवर फैमिली के क्लोज था। औरत याद करती है कि विक्टिम की सिस्टर उसकी क्लासमेट थी। ये नई जानकारी केस को और सस्पिशियस बना देती है। कार में बैठकर एमसी एक ऑफिसर को कॉल करता है। वो विक्टिम की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन जांचने को कहता है, खासकर उसकी सिस्टर की डेथ्स और कॉल रिकॉर्ड्स। कॉल खत्म करके वो गाड़ी आगे बढ़ाता है। अब पजल के पीसेस जुड़ने लगे थे। फाइल में विक्टिम का नाम सामने आता है, वू जायोंग, उम्र 41 साल, 7 साल से सेपरेटेड। वो अकेले 2 बच्चों को पालने के लिए दिन रात काम करती थी। इंसिडेंट वाले दिन रेस्टोरेंट स्टाफ डिनर था, जहां वो सशीमी रेस्टोरेंट में काम करती थी। डिनर के बाद वो अकेले घर जा रही थी, तभी एक्सीडेंट हुआ। तभी सीन शिफ्ट होता है। रेस्टोरेंट में एमसी ओनर से पूछता है कि क्या डिनर लास्ट मिनट प्लान था। ओनर मना करता है और बताता है कि डिनर्स हमेशा पहले अनाउंस होते हैं। एमसी पूछता है कि विक्टिम को कितने पैसे दिए गए थे। ओनर बताता है 1 लाख रुपए। एमसी को अमाउंट ज्यादा लगता है क्योंकि उसका घर पास ही था। ओनर समझाता है कि वो बहुत फ्रूगल थी और बच्चों के लिए स्नैक लेने पैदल जाती थी। उस दिन देर हो चुकी थी, इसलिए उसने टैक्सी लेने को जोर दिया था, लेकिन उसने देखा कि वो कॉर्नर के बाद टैक्सी से उतर गई और बाकी रास्ता पैदल चलने लगी। ओनर अफसोस से कहता है, अगर उसने टैक्सी ली होती तो आज जिंदा होती। एमसी सारे की पॉइंट्स नोट करता है। अब उसे साफ दिखने लगता है कि जिसने भी उसे नुकसान पहुंचाना चाहा, उसके लिए उसका रूट और शेड्यूल प्रिडिक्ट करना आसान था। कार में बैठकर वो विक्टिम की सिस्टर की फाइल देखता है। नाम वू जिन, उम्र 45 साल, सिंगल। उसका छोटा रेस्टोरेंट था और 120 मिलियन वॉन का डेट था
डेंजरस लोन शार्क्स का, और यहीं से एमसी ड्राइवर की फाइल की तरफ बढ़ता है। ड्राइवर जैंग डोंग आकी निकला वही आदमी जिसने विक्टिम की सिस्टर के साथ उसी स्कूल में पढ़ाई की थी। उसका रिकॉर्ड देखने पर पता चलता है कि उस पर वायलेंस के 2 केसेस हैं और करीब 30 मिलियन का कर्ज भी। इतना ही नहीं, वो हाल ही में शहर वापस लौटा था। हालांकि दोनों के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट का कोई पक्का प्रूफ नहीं था, लेकिन एमसी को यकीन होने लगता है कि दोनों की मुलाकात जरूर हुई होगी। तभी उसकी नजर एक और चीज पर पड़ती है। फाइल में लिखा होता है कि विक्टिम ने 1 साल और 3 महीने पहले अपने बच्चों के लिए लाइफ इंश्योरेंस कराया था। अमाउंट देखकर सियो जांग भी चौंक जाता है। पूरे 1 बिलियन का इंश्योरेंस। वो तुरंत डॉक्यूमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर ध्यान देता है, बेनिफिशियरी। और यहीं सबसे बड़ा शॉक मिलता है। इंश्योरेंस का पूरा पैसा मिलने वाला था वू जिन, यानी विक्टिम की सिस्टर। इसका मतलब साफ था, अब केस की प्राइम सस्पेक्ट वही बन चुकी थी। तभी सीन शिफ्ट होता है। ऑफिस में लियांग सू को एक सीनियर का कॉल आता है जो उसे उसके नए ओपोनेंट के बारे में वार्न करता है। लियांग सू रूखे लहजे में बोलता है, फिक्र मत करो, और कॉल काट देता है। फिर वो एमसी की तरफ देखकर पूछता है, पहले इन्वेस्टिगेशन के लिए रेडी हो? वो उसे चेतावनी देता है कि सामने वाला लॉयर कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक्स सीनियर प्रोसिक्यूटर है। डरना मत, लेकिन गलती भी मत करना। सियो जैनजांग बाहर निकलने ही वाला होता है कि उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। कुछ तो हवा में गलत था। तभी लियांग स्यू उसे वापस बुलाता है। उंगली उठाकर सख्त नजर से बोलता है, कोई भी गलती मत करना। एमसी बस सिर हिला देता है और बॉस की आवाज उसके दिमाग में गूंजती रहती है। एमसी के जाने के बाद लियांग सू खिड़की के पास जाकर बाहर देखता है। उसकी नजर एक आदमी पर टिक जाती है और वो धीरे से एक नाम बुदबुदाता है, गू सांग जिन। अगले सीन में गू सांग जिन पार्किंग लॉट से चलता हुआ एक गाड़ी की तरफ जाता है। कार के अंदर से आवाज आती है, आखिर आ ही गए। अंदर बैठा आदमी घमंडी स्माइल से बोलता है, मैं किसी रुकी से हारने वाला नहीं हूं। गू सांग जिन उसे ठंडी नजर से देखता है। साफ दिख रहा था कि वो इस मीटिंग से खुश नहीं है। चलते हुए दूसरा आदमी बोलता है कि फ्रेश एयर से अच्छा लग रहा है, लेकिन गू सांग जिन बस सुओ वापस जाना चाहता है। गू सांग जिन पूछता है, सामने वाला प्रोसिक्यूटर कैसा है? कॉलीग हंसकर बोलता है, बस एक रुकी है, और हाँ, थोड़ा एरोगेंट है क्योंकि उसका फादर जोंग कंस्ट्रक्शन का हेड है। ये सुनकर गू सांग जिन बोलता है, ऐसे बच्चे को तो कुचलना पड़ता है, तभी लॉ का डर सीखता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि इंटेरोगेशन के बाद साथ में कुछ खा लेंगे। अकेला रह जाने पर किम यून वॉन गुस्से से सोचता है कि सियो जान जांग ने उसकी बेइज्जती की है। वो कसम खाता है कि कोर्ट में उसे सबक सिखाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। इंटेरोगेशन रूम 302 के दरवाजे पर टेंशन साफ महसूस होती है। अंदर एमसी और सस्पेक्ट बैठे होते हैं, लॉयर का इंतजार करते हुए। दरवाजा खुलता है और कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ एक आदमी अंदर आता है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है, गू सांग जिन, और अपना बिजनेस कार्ड आगे बढ़ाता है। सियो जैन जैंग कार्ड ले लेता है। उधर गू सांग जिन सोचता है, आज इस रुकी को कोर्ट में गिरा दूंगा। गू सांग जिन ताना मारते हुए उसकी उम्र पूछता है। एमसी शांति से बोलता है, ये सवाल मत पूछिए। गू सांग जिन फेक अपॉलॉजी देता है और बोलता है, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो एग्जाम्पल्स देने लगता है। अचानक सामने आ गया पेडेस्ट्रियन, गलत डायरेक्शन में बाइसिकल, और कहता है कि ये भी वैसा ही अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट है। वो बोलता है, लालच मत करो, लेकिन एमसी उसे बीच में रोक देता है। सीरियस आवाज में कहता है, सबसे पहले मैं जैंग डोंग आकी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सस्पेक्ट घबरा जाता है और लॉयर से पूछता है क्या करे। लॉयर कहता है, सवाल सुन लो। एमसी सीधे मुद्दे पर आता है और पूछता है, तुम्हारे कर्जे कितने हैं? फिर पूछता है, इतना महंगा लॉयर हायर करने के लिए पैसा कहां से आया? ये सुनते ही गू सांग जिन भड़क जाता है। एमसी हल्की स्माइल से बोलता है, सॉरी, मैं बस क्यूरियस था। वही शब्द जो लॉयर ने पहले इस्तेमाल किए थे। गू सांग जिन अंदर ही अंदर आग बबूला हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये एरोगेंट बच्चा उसके सामने ऐसी हिम्मत कैसे कर रहा है। एमसी काम रहता है। उसके मन में बस एक बात होती है, देखते हैं ये एक्ट कब तक चलता है। वो टॉपिक बदलकर पूछता है, क्या तुम डोंगैम एलिमेंट्री स्कूल से पढ़े हो? फिर अचानक पूछता है, क्या तुम वू जिन को जानते हो? ये सुनते ही जैंग डोंग आकी का चेहरा उड़ जाता है। गू सांग जिन तुरंत बोलता है, जवाब मत दो। एमसी फिर रिवील करता है कि इंश्योरेंस की बेनिफिशियरी वू जिन थी। लॉयर चिल्लाता है, इसका केस से क्या लेना देना? एमसी सख्त वैजे में कहता है, मैंने डिसाइड किया है कि ये सिंपल ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं है। ये सुनते ही जैंग डोंग आकी पसीने से भर जाता है। उसकी घबराहट सब कुछ बता देती है। गू सांग जिन दंजला कर बोलता है, पॉसिबिलिटीज की बात मत करो, सॉलिड एविडेंस लाओ। तभी एमसी के चेहरे पर कॉन्फिडेंस स्माइल आती है। वो लैपटॉप घुमा देता है। स्क्रीन पर वीडियो चलता है। जैंग डोंग आकी का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वीडियो में वो इंसिडेंट वाले दिन विक्टिम के वर्कप्लेस के पास एक कैफे में बैठा दिखता है।
गू सांग जिन हंसकर बोलता है, सिर्फ पीछा करने से कोई सस्पेक्ट नहीं बनता। वो अपने 15 साल के एक्सपीरियंस का रौब दिखाता है। वो धमकी देता है, अगर ग्रीविंग फैमिली को परेशान किया तो मीडिया में नाम आ जाएगा। लेकिन एमसी उसे बीच में रोक देता है। शांत लेकिन भारी आवाज में बोलता है, आप सिचुएशन को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। उसकी कॉन्फिडेंस देखकर गू सांग जिन भी शॉक हो जाता है, थोड़ा डर भी महसूस करता है। एमसी साफ कहता है, चार्ज मैं डिसाइड करता हूं, आपकी परमिशन की जरूरत नहीं। गू सांग जिन चुप रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि एक रूकी में इतनी कंपोजर कहां से आई। वो क्लाइंट से कहता है, चुप रहो, कोई वीकनेस मत दिखाना। तभी एमसी बोलता है, 200 मिलियन बहुत कम अमाउंट है। फिर कामली सेंटेंस पूरा करता है, 300 मिलियन। ये सुनते ही जैंग डोंग आकी काम चाहता है। उसकी आंखों में साफ डर होता है। एमसी मुस्कुराकर पूछता है, ये वर्ड्स आपको फेमिलियर नहीं लगते? जैंग डोंग आकी उठकर चिल्लाने लगता है, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया। एमसी शांति से एक की दबाता है। फिर पूछता है, एक्सीडेंट के तुरंत बाद आपने किसे कॉल किया? जैंग हकलाने लगता है। एमसी दबाव बनाता है। वो बताता है कि कॉल 140 पर किया गया था, लेकिन फायर डिपार्टमेंट को 6 मिनट बाद खबर दी गई। एमसी पूछता है, क्या इमरजेंसी कॉल कनेक्ट होने में 6 मिनट लगते हैं? गू सांग जिन बहाना बनाता है, कैमरा की टाइमिंग गलत हो सकती है। लेकिन एमसी के पास आखिरी कार्ड था। वो बताता है, रिकॉर्ड्स में एक और कॉल है, ठीक 140 पर। कॉल गया था वू जिन को। एमसी कंक्लूड करता है, वो आदमी मास्टरमाइंड को कॉल कर रहा था, जबकि विक्टिम जमीन पर सांसें गिन रही थी। इंटेरोगेशन रूम के बाहर खड़ा लियांग सू ये सुनकर सन्न रह जाता है। अब साफ था, ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर था। बिना एक पल गवाए एमसी तुरंत अपने फोन उठाता है और चीफ प्रोसिक्यूटर का कांटेक्ट ढूंढता है। सिचुएशन बताते ही उसके चेहरे पर एक सेटिस्फाइड सी स्माइल आ जाती है। वो अपने सुपीरियर को कॉल करता और बोलता है कि उन्हें तुरंत यहां आना होगा। लेकिन उसी वक्त रूम के कोने में लगा एक सिक्योरिटी कैमरा रिवील करता है कि कोई उनकी पूरी कॉन्वर्सेशन चुपचाप सुन रहा था। चीफ प्रोसिक्यूटर वहां पहुंचता है और शॉक में पूछता है कि एक रुकी ने इतना कॉम्प्लेक्स केस अकेला कैसे सॉल्व कर लिया। दूर से लिए मोंग सू सब देख रहा होता है। वो मान लेता है कि किमियो जिन बिल्कुल भी बुरा नहीं है और ग्वांग जिन को आखिर अपना मैच मिल ही गया। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ वो मुड़कर पूछता है, क्या वो सिचुएशन का फायदा उठाते हुए थोड़ा सा स्क्रिप्ट लिख सकता है? बुद्धा आदमी कहता है कि उनकी ब्रांच काफी टाइम से शांत थी, थोड़ा शोर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सुनते ही ली सू की आंखों में खतरनाक चमक आ जाती है। वो पूछता है, बस इतना ही, क्योंकि उसके प्लान्स काफी बड़े थे। फिर मुस्कुराते हुए वो बताता है कि लॉयर गू सांग जिन असल में उसका क्लासमेट था। इसी वजह से वो उस घमंडी आदमी की रेपुटेशन मिट्टी में मिलाना चाहता है। उसके अंदर का सारा रिजेंटमेंट बाहर आ जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। अब हम किम यून वान और लीसो को देखते हैं। दोनों चल रहे होते हैं। एमसी पूछता है, क्या उसे इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता था? लीसो जवाब देती है कि उसे कुछ भी आइडिया नहीं था। एमसी का कजिन बोलता है कि आज गू सांग जिन के सामने उसका दिन काफी टफ होने वाला है। किम यन वान मजाक उड़ाते हुए कहता है कि एक रुकी जैसे वो कोर्ट में पक्का जलील होगा। उसी वक्त कुछ रिपोर्टर्स आपस में गॉसिप कर रहे होते हैं कि गू सांग जिन वो टाइप है जो पैसे के लिए शैतान का भी डिफेंस कर देगा। किम यन वान थोड़ा नर्वस हो जाता है, लेकिन तभी एक अनबिलीवेबल अफवाह सुनाई देती है, गू सांग जिन डिस्प्यूट हार रहा है। दूसरा रिपोर्टर कंफर्म करता है कि रुकी फुल फॉर्म में है और एक भी आर्ग्यूमेंट लूज नहीं कर रहा। ये सुनकर किम यन वान पूरी तरह शॉक हो जाता है और सोचता है, ये सब क्या बकवास चल रही है। अचानक इंटेरोगेशन रूम का डोर जोर से खुलता है और जैंग डोंग ऑकी चीखता हुआ बाहर निकलता है। सबको चिल्लाते हुए कहता है, उसे छोड़ दो। जब सस्पेक्ट को घसीट कर ले जाया जाता है, एमसी लॉयर को ठंडी नजर से देखता है और पूछता है, जा रहे हो ऑलरेडी? विक्ट्री वाली स्माइल के साथ एमसी पूछता है, कंटिन्यू करना है या बस हो गया? गू सांग जिन गुस्से से फट पड़ता है और चिल्लाता है कि वो इसलिए बाहर आ रहा है क्योंकि उसे लगा था ये सिर्फ एक सिंपल ट्रैफिक एक्सीडेंट है। उसे जाते हुए एमसी शांत आवाज में बस कहता है, सब लोग बाहर चलो। लॉयर पलटकर एमसी को धमकी देता है, कहता है, तमीज में रहना सीखो, मैंने तुम जैसे बहुत देखे हैं। इतना कहकर गू सांग जिन चला जाता है और एमसी डोर से उसे बस देखता रहता है। उसके दिमाग में पास्ट लाइफ की एक याद उभर आती है, जब इसी लॉयर ने उससे पूछा था कि वो इतनी मेहनत क्यों करता है। तब उस आदमी ने कहा था कि जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उतना ही लोग उसे इजी टारगेट समझेंगे और सक्सेस के लिए उसे घुटने टेक कर चिल्लाना पड़ेगा कि उसे कांग्रेसमैन से प्यार है। प्रेजेंट में वापस आकर एमसी सोचता है कि इस आदमी का चेहरा आज भी उतना ही गंदा लगता है जितना पहले लगता था। ये सोचकर वो दोबारा रूम में जाता है और कसम खाता है कि वो गू सांग जिन को जल्द ही हटा देगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। हॉलवे में किम यन वान दूर से सब तमाशा देख रहा होता है। जो देखता है उससे पूरी तरह हिल जाता है। वो लीसो की तरफ मुड़कर कहता है कि किमियो जिन बिल्कुल बदल चुका है। लीसो पूछती है, क्या उसे भी लगता है कि एमसी अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा? किम यन जन के पास कोई जवाब नहीं होता। वो बस गुस्से में धीरे से गाली देता है। इतनी बुरी तरह जलील होने पर उसका खून खौल रहा होता है। सब लोग कंफ्यूज्ड होते हैं और हवा में एक ही सवाल लटक रहा होता है, आखिर उस जगह पर चल क्या रहा है?
तभी सीन शिफ्ट होता है। ऑफिस में एमसी का फोन डेस्क पर लगातार बज रहा होता है। वो कॉल उठाता है और दूसरी तरफ उसका बॉस ली मोंग सू होता है। बॉस उसे अच्छा काम करने के लिए कंग्रेचुलेट करता है और साथ में कुछ खाने चलने का इनवाइट देता है। सीन शिफ्ट होता है एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट में जो पिछले 30 सालों से जीबीए सर्व कर रहा है। अंदर बैठकर ली मोंग सू ड्रिंक पोर करता है और पूछता है कि केस का ट्विस्ट उसे क्यों नहीं बताया गया। एमसी माफी मांगता है, लेकिन बॉस कहता है छोड़ दो, उसे रीजन का अंदाजा था। फिर क्यूरियस होकर पूछता है कि एक सिंपल एक्सीडेंट को मर्डर केस में कैसे बदल दिया। मुस्कुराते हुए एमसी मजाक करता है कि उसने साइकोमेट्री पावर यूज की। फिर सीरियस होकर बताता है कि क्लूज में कुछ लूज एंड्स थे, इसलिए उसने डीप इन्वेस्टिगेशन की। लीसू उसकी तारीफ करता है और कहता है हमेशा पूरा जंगल देखो, सिर्फ पेड़ नहीं। वेट्रेस खाना लाती है। एमसी सोचता है कि गूसोंग जिनको कोर्ट में जलील करने के बाद बॉस का एटीट्यूड उसके लिए और सॉफ्ट हो गया है। सेलिब्रेशन के लिए बॉस डबल पोर्शन ऑर्डर करता है और एमसी सोचता है कहीं ये कोई नया हेजिंग तो नहीं। बॉस पूछता है क्या वो केस को ट्रायल तक ले जाना चाहेगा। एमसी बिना सोचे चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। लीसू वॉर्न करता है कि गुआंग जिन पूरी ताकत से लड़ेगा। एमसी बोलता है कि लॉयर ने केस छोड़ दिया है, लेकिन बॉस कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहता है कि वो वापस आएगा बदला लेने के लिए। वो ठंडी मुस्कान के साथ बोलता है कि वो लॉयर की जिंदगी पर ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ गूसोंग जिन फोन पर रिपोर्टर पर चिल्लाता है और पूछता है कौन था वो जो सब गॉसिप फैला रहा था। रिपोर्टर हंसी में बोलता है कि वो अपना सोर्स रिवील नहीं करेगा, बस इतना सुना है कि एक रुकी ने उसे बुरी तरह क्रश कर दिया। ये सुनते ही लॉयर गुस्से से पागल हो जाता है और धमकी देता है कि एक शब्द भी मत लिखना वरना बुरा होगा। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है जब वो घबराकर पूछता है आर्टिकल ऑलरेडी ऑनलाइन आ चुका है। रिपोर्टर माफी मांगता है और कहता है कि डिफीट वाला पार्ट नहीं डाला, बस ये लिखा है कि फेमस लॉयर ने मर्डर केस ले लिया है। न्यूज जंगल की आग की तरह फैल जाती है। हेडलाइन होती है फेमस लॉयर ने मर्डर केस ले लिया। गूसोंग जिन न्यूज की स्पीड देखकर टूट जाता है। उसके दिमाग में एक ही बात घूमती है, एक रुकी के खिलाफ ये तो केक वॉक होना चाहिए था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कंट्रोवर्सी की वजह से हुआ या किसी ने जानबूझकर मीडिया और पब्लिक का प्रेशर उस पर डाल दिया। अब लॉयर के पास इस केस से भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। कोई और रास्ता न देखकर वो पूरी ताकत से अपनी मुट्ठी टेबल पर पटक देता है और गुस्से में गाली देता है खुद को इस जाल में फंसने के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है। अब एक लग्जूरियस ऑफिस दिखाया जाता है जहां एक आवाज कहती है कि इस बार काफी ज्यादा शोर मच गया है। ये गूसोंग जिन होता है जो अपने पर्सनल कंप्यूटर पर केस की न्यूज देखते हुए माफी मांग रहा होता है, लेकिन सामने बैठा मिस्टीरियस आदमी कहता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, उसे फर्क नहीं पड़ता अगर उससे किसी भटकते कुत्ते का भी डिफेंस करना पड़े। लेकिन जैंग टेक जून नाम का यह आदमी एक बात साफ कर देता है, हार उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो सीधे ऑर्डर्स देता है, कहता है बड़ी बहन को एक बेचारी लाचार इंसान के जैसे दिखाया जाए, मर चुकी बहन को ऐसा प्रेजेंट किया जाए जैसे उसके साथ जो हुआ वो डिजर्व करती थी, और प्रोसिक्यूटर को एक डीमन की तरह दिखाया जाए। जैंग टेक जून समझाता है कि अगर ऐसा किया गया तो पब्लिक का दिल हिल जाएगा और जजेस पर प्रेशर पड़ेगा। वो याद दिलाता है कि क्लाइंट्स को मॉरल से कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें सिर्फ कॉम्पिटेंस चाहिए। सीईओ ठंडी आवाज में कहता है हर हाल में जीतना है, अगर तुम इतनी छोटी सी फाइट भी नहीं जीत सकते तो इस कंपनी में तुम्हारी कोई जगह नहीं रहेगी। ये सुनकर गूसोंग जिन पर प्रेशर और बढ़ जाता है। दांत भींचकर बंद मुट्ठी के साथ वो मिशन एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि ऑर्डर्स मानने के अलावा उसके पास कोई चॉइस नहीं होती। यहीं से मीडिया वॉश शुरू हो जाती है। कई रिपोर्टर्स कैमरास के साथ गूसोंग जिन को घेर लेते हैं। सवालों की बारिश होने लगती है, केस लेने का प्रेशर, इंश्योरेंस मनी के अफवाहें। गूसोंग जिन अपनी एक्टिंग शुरू करता है। वो पूछता है कि किस एविडेंस के बेस पर तुम एक दुख में डूबी फैमिली पर इल्जाम लगा रहे हो। एक रिपोर्टर पूछता है क्या आप कह रहे हैं कि वो इनोसेंट है और वजह क्या है। लॉयर बोलता है कि ये सब प्रोसिक्यूशन के एलिगेशंस हैं और केस में कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। वो रिपोर्टर्स को याद दिलाता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का प्रिंसिपल। आखिर में वो प्रोसिक्यूशन और मीडिया पर ही इल्जाम डाल देता है कि ट्रायल शुरू होने से पहले ही उसे गिल्टी ट्रीट किया जा रहा है। परफेक्ट परफॉर्मेंस के साथ वो झुककर रिपोर्टर से मॉडरेशन की भीख मांगता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही डिटर्मिनेशन चमक रही होती है। वो इस ह्यूमिलिएशन को बिना जवाब दिए छोड़ने वाला नहीं था। इसके बाद मीडिया पागल हो जाती है। हेडलाइन चलने लगती है, फेमस लॉयर ने ऐसा केस लिया जिसमें कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है। विजिटिंग रूम में गूसोंग जिन वू जिन से मिलता है। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो प्रॉमिस करता है कि वो उसे इनोसेंट प्रूफ करेगा, लेकिन अगले ही पल वो बदले में इंश्योरेंस मनी का आधा हिस्सा मांग लेता है। ये प्रपोजल सुनकर वूजिन पूरी तरह शॉक हो जाती है। लॉयर उस पर प्रेशर डालता है और कहता है सच बताओ क्यों और कैसे तुमने अपनी ही बहन के साथ ये किया। वो बोलता है कि एक्विटल का यही एक रास्ता है और उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ता। आखिरकार वूजिन टूट जाती है और कन्फेस कर लेती है।
वो बताती है कि उसे अपने डेट्स चुकाने थे। हर दिन उसे लगता था जैसे वो बिल्कुल बॉटम पर पहुंच चुकी हो। उसे याद आता है जब उसकी बहन ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उसे दी थी और उसे सोल बेनिफिशियरी बना दिया था। उस पल के बाद से लालच उस पर हावी हो गया। पैसों का ख्याल आया और एक पल के लिए उसका दिमाग ही घूम गया। वो रोते हुए कहती है कि वो अपने नेफ्यूज का ख्याल रखना चाहती थी। पैसा उन्हें एक बेटर लाइफ देने के लिए था। पूरी तरह पछतावे में डूबी हुई वो फूट फूट कर रो पड़ती है और अपनी मरी हुई बहन सुआंग से माफी मांगती है। गुआंगजिन बस ठंडी एक्सप्रेशन के साथ ये सब देखता रहता है। औरत बिल्कुल बेहाल हो चुकी होती है। अपना चेहरा हाथों से ढके जोर जोर से रो रही होती है। खुद को शांत भी नहीं कर पा रही होती। डरी हुई आवाज में वो जिन पूछती है, क्या सच में मुझे इनोसेंट माना जा सकता है? इतना सुनते ही घुसेंग जिन चेहरे पर कॉन्फिडेंट स्माइल लाता है और बोलता है, चिंता मत करो, सब मैं संभाल लूंगा। इसके बाद मीडिया पूरी तरह पागल हो जाती है। न्यूज चलने लगती है, प्रोसिक्यूटर को रेकलेस बताया जा रहा है और लॉयर को हीरो। ऑफिस में बैठा सीओ जैंग जैंग चुपचाप कॉफी की एक सिप लेता है। वो सोचता है कि जीटीजे लॉ फर्म पब्लिक ओपिनियन घुमाने में कितनी तेज है, लेकिन वो मग टेबल पर रख देता है क्योंकि उसे पता है ऐसे खोखले ट्रिक्स ज्यादा देर तक सच नहीं छुपा सकते। डिटर्मिन नजर के साथ वो कसम खाता है कि आज ट्रायल में इनकी सारी झूठी कहानियां तोड़ देगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। एलिवेटर में उसे अपने छोटे भाई जिन यांग का कॉल आता है। कैजुअल बातें करते हुए जिन यांग पूछता है, क्या रास्ते में जंगवू से मिला? एमसी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे कोई ऐसा नाम याद नहीं आता। फिर उसे याद आता है ली जैंगवू, किम सियो जिन का हाई स्कूल फ्रेंड जो वायलेंट क्राइम्स यूनिट में काम करता था। वो कंफर्म करता है। जिन यांग बताता है कि कल वो उससे बहुत समय बाद मिला था। उस दोस्त ने उसे एक्सीडेंट साइट तक घसीटा और फिर गैंगवॉन चला गया एमसी से मिलने। वो हंसते हुए बोलता है, अगर अचानक सामने आ जाए तो शौक मत होना, और वर्क के लिए गुड लक कहकर कॉल काट देता है। और जैसे कोई प्रेमोनिशन हो, अगले ही पल एक आदमी वेव करता हुआ बुलाता है, किम सियो जिन। एमसी चौंक जाता है। वो सोचता है क्या यही ली जैंगवू है? फ्रेंड पूछता है, एमनीजिया के बाद भी मुझे याद है? एमसी बोलता है, थोड़ा बहुत चेहरा याद है। अचानक ली जैंगवू उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। एमसी पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है। वो गुस्से में कसम खाता है कि जो भी उसे 5वीं मंजिल से धक्का देकर गिराया था वो उसे ढूंढ कर रहेगा। एमसी पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे धक्का दिया गया था? फ्रेंड बोलता है, डिटेक्टिव इंस्टिंक्ट। एमसी सोच में पड़ जाता है। कैमराज में कुछ नहीं दिखा और हेल्प कॉल करने का भी कोई रिकॉर्ड नहीं। वो डिसाइड करता है कि बाद में इन्वेस्टिगेट करेगा। फिलहाल ली जैंगवू को कार में बैठने को कहता है। ट्रायल का टाइम हो रहा था। दोनों कोर्ट हाउस की तरफ निकलते हैं। कार में फ्रेंड पूछता है, आज इतना सीरियस क्यों है? न जोक्स न गर्ल ग्रुप म्यूजिक। वो पूछता है, क्या सच में कुछ भी याद नहीं? टेस्ट करने के लिए बोलता है, 300,000 वॉन याद हैं जो तुमने मुझसे उधार लिए थे? फिर मोटरसाइकिल वाली बात पूछता है। एमसी जवाब देता है कि उसने रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी थी। ये सुनकर ली जैंगवू मुस्कुरा देता है। उसे यकीन हो जाता है उसका दोस्त सब याद रखता है। एमसी को राहत मिलती है। कम से कम असली किम सियो जिन का एक सच्चा दोस्त तो था। तभी ली जैंगवू का फोन अचानक बजता है। वो कॉल उठाकर पूछता है, वू जिन केस में कोई न्यूज? जैसे ही वो वूकॉन्ग का सेल फोन सुनता है, एमसी अलर्ट हो जाता है। अचानक उसकी साइकोमेट्री ट्रिगर होती है। एक अजीब सेंसेशन। सियो जैंग जैंग एक्सेलरेटर दबा देता है। कार कॉर्नर पर तेजी से मुड़ती है। टायर की आवाज गूंजती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। कोर्ट हाउस के बाहर लोग बातें कर रहे होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, प्रोसिक्यूशन बस शो कर रहा है। रिपोर्टर्स हंसते हैं कि फर्स्ट केस में रुकी गुसेंग जिन जैसे वेटरन को कैसे हरा पाएगा। एक रिपोर्टर ताना मारता है, शायद हीरो बनने के लिए केस पकाया गया है। उसी वक्त एमसी कॉन्फिडेंट चाल से कोर्टरूम की तरफ बढ़ता है, एविडेंस का बॉक्स हाथ में लिए। रिपोर्टर मुड़कर देखता है, लेकिन एमसी पहले ही उसके पास से गुजर चुका होता है। सीरियस डिटर्मिन्ड फेस देखकर रिपोर्टर शॉक में रह जाता है। विश्वास नहीं होता कि ये सिर्फ ट्रेनी है। अब रिपोर्टर्स को लगने लगता है शायद आज एम्बैरसमेंट लॉयर की होने वाली है। सियो जैंग जैंग अपनी सीट पर बैठकर डॉक्यूमेंट्स अरेंज करता है। वो नोटिस करता है कि गुसेंग जिन अभी तक नहीं आया। वो मन ही मन सोचता है, यहां फिर से बैठना, ये मेरी रिकवर्ड लाइफ है और मैं इसे जाया नहीं जाने दूंगा। जजेस आते हैं। डोंगनाम डिस्ट्रिक्ट का ट्रायल शुरू होता है। आंखों में आग लिए एमसी कसम खाता है, इस बार पिछली लाइफ की तरह नहीं हारूंगा। जज डिफेंडेंट को बैठने को कहते हैं और प्रोसिक्यूटर से इंडाइटमेंट पेश करने को कहते हैं। कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ सियो जैंग जैंग सोचता है, अब मेरी जिंदगी का सेकंड एक्ट शुरू होता है। वो इंडाइटमेंट पढ़ता है।
वू जिन ने जैंग डोंग आकी के साथ मिलकर अपनी बहन की हत्या की साजिश रची। गुसैंग जिन अंदर ही अंदर उसे एरोगेंट समझता है। क्लाइंट से फुसफुसाकर कहता है, कांपना मत, सब डिनाई करते रहना। वो उसके मन में डर डालता है, अगर जेल गई तो नेफ्यूज का क्या होगा। वो जिन खुद को कन्विंस करती है कि उसने सब बच्चों के लिए किया, यही उसकी बहन चाहती थी। जज पूछते हैं, क्या आप प्रोसिक्यूशन के आरोप मानती हैं? कांपती आवाज में दुखी चेहरे के साथ वो जिन सब डिनाई कर देती है। वो रोने लगती है, कहती है उसे अपनी बहन बहुत याद आती है। ऑडियंस भावुक हो जाती है। लोग सोचने लगते हैं शायद प्रोसिक्यूटर ने हीरो बनने के लिए एग्जैजरेट किया, लेकिन एमसी बस हल्की स्माइल देता है। वो मास्क के पीछे का चेहरा देखना चाहता था। जज प्रोसिक्यूटर को इंटेरोगेशन शुरू करने की परमिशन देते हैं। एमसी पूछता है कि आपको पता था कि आपकी बहन अपने फोन में डायरी रिकॉर्ड करती थी? कोर्टरूम में सन्नाटा छा जाता है। एमसी फोन हाथ में लेकर बोलता है, इंसिडेंट के वक्त डायरी रिकॉर्ड हो रही थी और उसके साथ कुछ और भी रिकॉर्ड हो गया। गुसैंग जिन शॉक में पड़ जाता है। ये रिकॉर्डिंग उसने कभी नहीं सुनी थी। एमसी के चेहरे पर विक्टोरियस स्माइल आती है। रिकॉर्डिंग चलती है। वूकॉन्ग की आवाज आती है। वो कहती है कि बॉस ने टैक्सी के लिए पैसे दिए। वो सोचती है बच्चों के लिए क्रिसमस गिफ्ट्स खरीदेगी। चलते हुए वो सोचती है कि बच्चों का पिता शायद दिख जाए। वो फैमिली के साथ केक खाने का सपना देखती है, लेकिन तभी उसकी चाल रुक जाती है। उसकी आवाज में सरप्राइज होता है। तभी अचानक एक कार तेज रफ्तार में उसकी तरफ आती है और उसे सीधे जोर से टक्कर मार देती है। उसका फोन हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। जमीन पर गिरी हुई घायल हालत में वो देखती है कि एक आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है, उसे खत्म करने के लिए। ऑडियो में आदमी की आवाज आती है, मैंने टक्कर मार दी है लेकिन ये कमीनी अभी भी सांस ले रही है। वो घबरा कर फोन पर बोलता है, अगर किसी ने हमें देख लिया तो क्या होगा? तभी सीन प्रेजेंट में वापस आ जाता है। ये पूरा क्राइम अपनी आंखों के सामने देखकर सियो जैंग जैंग पूरी तरह शॉक में आ जाता है। वो अचानक ब्रेक्स मार देता है। कार झटके से रुकती है और ली जैंग वू डर के मारे चिल्ला उठता है। उसे समझ ही नहीं आता कि अचानक ऐसा क्यों हुआ। अगली सुबह एमसी सरदर्द के साथ उठता है। वो सोचता है कहीं कल ज्यादा तो नहीं पी ली। कैलेंडर पर नजर पड़ते ही वो सोचता है पहला बटन सही से लग गया। पानी का ग्लास पीते हुए वो खुद से कहता है कि इस बार वो बस लकी था, लेकिन फिर ग्लास टेबल पर रखकर मन ही मन तय करता है अब लक को स्किल में बदलना होगा। अपने कमरे में वो कैलेंडर का एक पन्ना फाड़ता है। सोचता है 1 हफ्ते में नए असाइनमेंट्स अनाउंस होंगे। तभी एक आवाज आती है, तुमने शिन जैंग सोन वाला कैलेंडर यहां क्यों छोड़ दिया? अचानक उसके दिमाग में एक अजीब विजन आता है। वो पूरी तरह सन्न रह जाता है। कैलेंडर हाथ में पकड़े पकड़े उसे एहसास होता है ये मेमोरी उसकी नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है। कार में बैठे बैठे एमसी ली जैंग वू को कॉल करता है। सीरियस आवाज में पूछता है, क्या हम ये नया एविडेंस कोर्ट में पेश कर सकते हैं? तभी सीन ट्रायल में लौटता है। सियो जैंग जैंग रिवील करता है कि विक्टिम डायरी रिकॉर्ड कर रही थी और उसी रिकॉर्डिंग में दूसरी आवाज भी कैप्चर हुई थी। ये सुनते ही गुसांग जिन घबरा जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसे इस रिकॉर्डिंग के बारे में पता कैसे नहीं चला। वो खड़ा होकर ऑब्जेक्शन करता है, कहता है कि उसे नए एविडेंस की एडवांस नोटिस नहीं दी गई। तभी ऑडियंस के बीच से ली जैंग वू खड़ा होता है, हाथ में विक्टिम का फोन लिए। वो फोन एविडेंस के तौर पर आगे बढ़ाता है। एमसी हल्की सी स्माइल देता है। उसका प्लान काम कर गया था। लॉयर को कॉर्नर कर दिया गया था। फोन हाथ में लेकर वो जज से रिक्वेस्ट करता है कि इस एविडेंस को एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि यही सच तक पहुंचने की है। ये देखते ही वू जिन पूरी तरह पैनिक कर जाती है। वो चीखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करती है, कहती है मैंने कुछ नहीं किया। गुसांग जिन उसे पकड़ने की कोशिश करता है। जज ऑफिसर को बुलाते हैं। ऑडियंस शॉक में है। उन्हें फियर्स बैटल की उम्मीद थी, लेकिन लॉयर को डिफेंसिव होते नहीं। जज 10 मिनट रिसेस अनाउंस करते हैं ताकि नए एविडेंस पर फैसला लिया जा सके। ब्रेक में गुसांग जिन आग बबूला हो जाता है। एक रूकी उसकी पूरी करियर को खतरे में डाल चुका था। वो मेज पर जोर से मुक्का मारता है, फिर अचानक रुक जाता है। मन ही मन सोचता है अगर मैं गिरा तो अकेला नहीं गिरूंगा। रिसेस के बाद कोर्ट फिर से शुरू होती है। जज प्रोसिक्यूटर और डिफेंस लॉयर को सामने बुलाते हैं। जज बोलते हैं अब ये डिसाइड होगा कि सेल फोन एविडेंस एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं। बिना वक्त गवाए रिकॉर्डिंग चलती है। कोर्ट रूम में सब सुनते हैं जैंग डोंग एकी की आवाज। वो बोल रहा है कि औरत अभी जिंदा है और 300 मिलियन की बात करता है। सियो जैंग जैंग लॉयर से पूछता है इस एविडेंस पर आपका क्या कहना है? गुसैंग जिन समझ जाता है कि अब इनकार बेकार है। अगर अभी मना किया तो बाद में और नुकसान होगा। इमेज बचाने के लिए वो एविडेंस एक्सेप्ट कर लेता है। जज एविडेंस एडमिट कर लेते हैं और प्रोसिक्यूटर को इंटेरोगेशन जारी रखने को कहते हैं। एमसी वू जिन से पूछता है फोन में क्या रिकॉर्ड हुआ था? वू जिन सिर झुकाकर चुप रहती है। रिकॉर्डिंग आगे चलती है। आवाज में वो शिकायत कर रही होती है कि औरत मर क्यों नहीं रही और पैसे से वो क्या खरीदेगी। ऑडियो में लग्जरी हैंडबैग की बात निकलती है। कोर्ट रूम में गुस्सा फूट पड़ता है। लालच साफ दिखने लगता है।
विक्टिम का एक्स हस्बैंड खड़ा हो जाता है, आंखों में आंसू और गुस्सा। वो चिल्लाता है, इतनी छोटी वजह से किसी की जान ले ली। गार्ड्स उसे रोकते हैं। वो जिन उल्टा उसी आदमी को दोष देती है, कहती है उसने फैमिली छोड़ दी, पैसे नहीं दिए। विकेट स्माइल के साथ वो बोलती है, मुझे उस पर भरोसा नहीं था, इसलिए इंश्योरेंस अपने नाम करवाई। एक्स हस्बैंड टूट जाता है। वो रोते हुए बाहर ले जाया जाता है। जज डिफेंस लॉयर से पूछते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन? गुसैंग जिन मना कर देता है, वो पूरी तरह टूट चुका था। पहली हियरिंग एडजर्न हो जाती है। नेक्स्ट हियरिंग 10 मई 2 PM। बाहर गुसैंग जिन नफरत से एमसी को घूरता है और बदले की कसम खाता है। सियो जैंग जैंग मुस्कुराकर बोलता है, हम फिर नहीं मिलेंगे, तुम खत्म हो चुके हो। थोड़ी देर बाद बॉस लियांग सू का कॉल आता है। एमसी बताता है ट्रायल खत्म हो गया। बॉस पूछता है, कोई मिस्टेक? एमसी शांति से कहता है, सब परफेक्ट था। एमसी राहत की सांस लेता है। नई लाइफ का पहला बड़ा केस वो जीत गया था। लेकिन कोर्ट हाउस से निकलते ही रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं। सब जानना चाहते हैं कि उसने केस कैसे क्रैक किया। एमसी पहली बार थोड़ा घबरा जाता है, उसे समझ नहीं आता क्या बोले। तभी सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन एक न्यूज़पेपर जोर से टेबल पर फेंका जाता है। ओमी जोंग चौंक जाती है। वो पूछती है, क्या हुआ? किम जून मान मुस्कुराते हुए न्यूज़पेपर दिखाता है और बोलता है, जरा जोर से पढ़ो। हेडलाइन पढ़ते पढ़ते ओमी जोंग शॉक में चली जाती है। रुकी प्रोसिक्यूटर जिसने मर्डर एक्सपोज किया वो था किम सियो जिन। वो पूछती है, ये सच में हमारा बेटा है? फादर गर्व से हाँ कहता है। वो बताता है कि उसने सारे इवनिंग पेपर्स खरीद लिए हैं और मॉर्निंग पेपर्स भी खरीदेगा। उसके चेहरे पर पूरा प्राइड झलक रहा होता है। वो अपने बेटे को गले लगाता है, कॉन्ग्रेचुलेट करता है। मदर तालियां बजाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। शाम ढलते हुए एमसी अपने अपार्टमेंट में खड़ा होता है। अगले दिन बहुत जल्दी अलार्म बंद करता है। नया काम, नया दिन। तभी उसके दिमाग में एक मेमोरी आती है। किसी ने उसे कैलेंडर गिफ्ट किया था। मेमोरी में शिन जैंग सून बोलता है, मेरे पिता बैंक से कैलेंडर्स लाए थे, गुड लक के लिए। मेमोरी में किम यून वॉन पूछता है कि क्या अंकल सच में उस लड़के को सेल ट्रांसफर करवा देगा जैसा वो चाहता था। उसी मेमोरी में किम यून वॉन बोलता है कि ये फेवर फ्री नहीं था और इसे मुश्किल काम जैसा दिखाना जरूरी था। तभी शिन जांगसन पूछता है कि सिल पहुंचने के बाद वो उस लड़के का क्या करेगा, क्या उसे अपना लैकी बना लेगा। किम यून वॉन हंसता है और बोलता है, ये तो ऑब्वियस है, उसे टीम करना पड़ेगा। बस ये सोचकर ही उसे मजा आने लगता है। दोनों हंसते हुए टोस्ट करते हैं अपने नए लैकी के नाम, बेचारा इनोसेंट किम सियो जिन। विजन वहीं खत्म हो जाता है। प्रेजेंट में सियोजान जैंग कैलेंडर हाथ में पकड़े खड़ा रहता है। अब उसे पूरी सिचुएशन साफ समझ आ चुकी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। अब उसे समझ आ गया था कि उसके कलीग ने उसके खिलाफ कितना गंदा खेल खेला था। कैलेंडर देखते हुए उसे एहसास होता है कि प्लान ये था, उसे सिल भेजना और वहां और ज्यादा बेइज्जत करना। तभी सीन शिफ्ट होता है। गैंगविन डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस, वही जगह जहां वो अभी काम कर रहा था। वो रूम 284 का दरवाजा नॉक करता है और बॉस के ऑफिस में घुसने की तैयारी करता है। दरवाजा खोलते ही वो बॉस को फोन पर चिल्लाते हुए सुनता है। लियांगसू गुस्से में कह रहा होता है कि ऑफिस बड़ा होने से क्या फर्क पड़ता है, ये जगह तो प्रोसिक्यूटर्स की एग्जाइल है। वो फोन पर बोलता है, अगर इतनी पसंद है तो खुद आकर यहां काम करो। गुस्से में कॉल काट देता है। तभी एमसी अंदर आकर कहता है, मैं आज के काम के लिए आ गया हूं। बॉस उसे ठंडी नजर से देखता है और बोलता है, प्रोसिक्यूटर किम? फिर सीरियस होकर पूछता है, क्या तुम्हारे पिता के छोटे भाई चीफ प्रोसिक्यूटर किम योंग जुन है? एमसी हाँ में सिर हिलाता है। लियांगसू कहता है कि वो दूसरी तरफ देख सकता है और कुछ कॉन्टैक्ट्स यूज करके उसकी मदद भी कर सकता है। वो बताता है कि अनऑफिशियल तौर पर रुकीज की नेक्स्ट पोस्टिंग लगभग तय है। लेकिन फिर वो साफ बोल देता है, प्रॉब्लम तुम हो। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम हमेशा डोंग नैम में फंसे रहोगे। वो वॉर्न करता है कि ज्यादा टाइम वहां रहने से रेज्यूमे खराब हो जाता है, लोग बोलेंगे तुम करप्ट हो गए हो। इसलिए वो सलाह देता है कि अपने फादर की पावर यूज करो और जल्दी यहां से निकलो। एमसी चुपचाप सब सुनता रहता है। बॉस को लगता है कि वो सोच रहा है, लेकिन अगले ही पल एमसी बोलता है, मैं यहीं रहना चाहता हूं, मुझे ट्रांसफर नहीं चाहिए। लियांगसू शॉक में आ जाता है। एमसी आगे कहता है, मैं कनेक्शंस यूज नहीं करना चाहता, मैं आपसे सीखना चाहता हूं। स्माइल के साथ वो बोलता है कि वो जानता है बॉस किस तरह का इंसान है और इसी वजह से वो उसके पास रहकर सीखना चाहता है। वो साफ बोल देता है, सिल जाकर किम यून वॉन का लैपडॉग बनने से बेहतर है यहीं रहकर मजबूत बनना। बॉस कुछ पल उसे देखता है, फिर बस बोलता है, जो करना है करो, और वहां से चला जाता है। एक कलीग हंसते हुए बॉस को हॉलवे में जाते हुए देखता है।
उधर चलते हुए लियांग सू सोचता है, आखिर में इस लड़के को क्या सिखा सकता हूं। लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि ऐसे आदमी को वहां सड़ने नहीं देगा, कम से कम ये उसे बिट्रे तो नहीं करेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। मीटिंग रूम में कलीग बोलता है कि एमसी की सिचुएशन काफी खराब है। शिन जैंगसन ताना मारता है, एग्जाइल हो चुका है, और सजेस्ट करता है कि अंकल की पावर यूज करके निकल जाए। वो आगे बोस्ट करता है कि वो इतना टैलेंटेड है कि पिछला केस अकेले सॉल्व कर लेता। तभी लियांगसू गुस्से में अंदर आता है, चिल्लाकर बोलता है, चुप रहो, यहीं खत्म कर दूंगा। फिर उस कलीग से नाम पूछता है और एक फाइल जोर से टेबल पर पटक देता है। पूछता है, इस केस को कैसे हैंडल करोगे? शिन जैंगसन घबरा जाता है, फाइल पलटने लगता है। केस था फ्रॉड और एम्बेजलमेंट का। सीईओ अरबों लेकर भाग गया था और सेक्रेटरी पर एकम्प्लिस होने का आरोप था। शिन जैंगसन बिना सोचे बोल देता है, चार्जेस ड्रॉप कर दो। बॉस पूछता है क्यों? वो बोलता है, सेक्रेटरी को कुछ फायदा नहीं हुआ, मिनिमम सैलरी में जी रही थी। तभी एमसी बीच में बोलता है, हाई चांस है कि वो एकम्प्लिस है। बॉस पूछता है क्यों? एमसी एक्सप्लेन करता है, 10 साल तक इतना पैसा संभालने के बाद इतना कम मिलना सस्पिशियस है। हो सकता है सीक्रेट अकाउंट में किकबैक्स मिलते हों, उस अकाउंट के ओनर को ढूंढना चाहिए। बॉस शिन जैंगसन की तरफ देखता है और बोलता है, तुम दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। वो शिन जैंगसन के पास जाकर बोलता है, इसीलिए तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। फिर सबको सरप्राइज करते हुए बोलता है, ऐसे लोग ही यहां रहने चाहिए। लेसन खत्म करके सबको बाहर जाने को कह देता है। शिन जैंगसन अंदर ही अंदर जल जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे इतना नीचा क्यों दिखाया गया। तभी लीसो ही उसके पास आती है, पूछती है, क्या तुम्हें भी वही फील हुआ जो मुझे? वो बोलती है कि उसे लग रहा है वो प्रोसिक्यूटर किम सियो जिन से पीछे रह गई है। अब वो डिसाइड करती है कि उसे और सीखना होगा, वरना वो हमेशा पीछे रह जाएगी। शिन जैंगसन भी मान लेता है। उसे साफ दिख रहा था कि अब किम सियो जिन उससे कई कदम आगे है। उसे याद आता है पिता का कॉल, जिसमें वो मदद ऑफर कर रहे थे, लेकिन एमसी मना कर दिया था। कहा था, मैं अपने दम पर करूंगा, कठिन हुआ तो कॉल कर लूंगा। कॉल खत्म करते हुए एमसी की आंखों में डिटर्मिनेशन होता है। खिड़की से बाहर देखते हुए वो कसम खाता है, अब वो अंकल किम योंग जुन के पिंजरे में नहीं रहेगा। लक साबित करने के लिए नहीं, स्किल्स साबित करने के लिए उसे लगातार रिजल्ट्स देने होंगे। वो डिसाइड करता है कि अपनी एबिलिटी दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है डोंग नैम के कोल्ड केसेस। ऐसे केसेस जो किसी ने सॉल्व नहीं किया। फेल भी हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं। वो एक फाइल बॉक्स उठाता है, सोचता है अगर सॉल्व कर लिया तो। वो फाइल खोलता है। पहला टारगेट, यू सॉन्ग किडनैपिंग केस। एक बच्चा जो 2 हफ्ते बाद मैनहोल में डेड मिला था। डिटेल्स पढ़ते पढ़ते एमसी शॉक में आ जाता है। ऐसा मॉन्स्टर अब भी खुलेआम घूम रहा है। मुट्ठी भींचते हुए वो कसम खाता है, इस बार वो उसे ढूंढेगा और हर एक चीज का हिसाब लेगा। और इसी तरह वो नए डिटर्मिनेशन के साथ इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाता है, फाइल के पन्ने पलटते हुए। तभी अचानक एक आवाज उसे रोकती है, तुम यहां अकेले युवा सोंग केस के साथ क्या कर रहे हो? ये थी लीसो ही। वो पूछती है कि वो इस केस को क्यों देख रहा है। एमसी सोचता है कि वो इतनी देर तक ऑफिस में क्या कर रही है। लीसो बताती है कि उसे देर तक काम करना था, तो टाइम पास करने के लिए कुछ देखने लगी। एमसी हल्की स्माइल के साथ कहता है कि उसे अच्छा नहीं लगता कि ऐसा जानवर अब तक खुले घूर रहा है। लीसो भी अग्री करती है। वो कहती है कि ऐसे क्रिमिनल को जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। फिर वो रिग्रेट करती है कि पहले उससे बात क्यों नहीं की, और कहती है कि सिंस वो अब हेडक्वार्टर जाता है तो अब कभी कभी मुलाकात होती रहेगी। एमसी बताता है कि वो युवा सॉन्ग केस के डिटेक्टिव से मिलने जा रहा है। लीसो थोड़ा सरप्राइज होती है कि वो अभी जा रहा है। थोड़ी झिझक के साथ वो साथ चलने की ऑफर करती है। एमसी फाइल बॉक्स हाथ में लिए एक पल सोचता है और फिर हाँ कह देता है। दोनों साथ निकलने की तैयारी करते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। चीफ प्रोसिक्यूटर किम योंग जुन का ऑफिस, यानी एमसी का अंकल। किम यून वान पूछता है कि उसे सू क्यों नहीं बुलाया गया। वो अज्यूम करता है कि ये सब जेटीजे फर्म की रिटेलिएशन है। मॉकिंग स्माइल के साथ किम योंग जुन बोलता है कि वो लड़का प्रोसिक्यूटर बनने से पहले ही एरोगेंट हो रहा था। युनवान समझ जाता है कि ये सब गूसंग जिन को हराने की सजा है। किम योंग जुन बताता है कि उसने जानबूझकर नहीं रोका ताकि उस पर एहसान बन जाए। वो कहता है कि जल्द ही वो ट्रांसफर रिक्वेस्ट करेगा। सिगरेट बुझाते हुए वो बोलता है, जब वो सू आएगा तो उसे तुम्हारे सुपरविजन में रखा जाएगा। वो आदेश देता है उसे अच्छे से ट्रेन करना ताकि वो तुम्हारे बिना कुछ ना कर सके। युनवान अग्री करता है और जैसे भविष्यवाणी हो ठीक उसी वक्त किम योंग जुन का फोन बज उठता है। कॉल पर एमसी का फादर होता है। वो सू ट्रांसफर वाले प्रॉमिस की याद दिलाता है।
लेकिन किम योंग जुन शॉक में आ जाता है जब फादर बोलता है अब जरूरत नहीं है, वो डोंगनाम में ही रहना चाहता है। फादर कहता है कि थोड़ी मुश्किल उसके लिए अच्छी है और मदद के लिए थैंक्स बोल देता है। कॉल कटते ही किम योंग जुन का चेहरा गुस्से से भर जाता है। प्लान फेल हो चुका था। युनवान पैनिक करने लगता है। वो सू में इंटर्नशिप चाहता था और अब शायद उसे कहीं और भेज दिया जाएगा। गुस्से में किम योंग जुन अपने बेटे को घूरता है और उसे बेकार और पथेटिक कह देता है। युनवान शॉक में पूछता है मैंने क्या गलत किया, लेकिन फादर बस उसे बाहर जाने को कह देता है। विकेट स्माइल के साथ किम योंग जुन सोचता है मेरा नेफ्यू मेरी मर्जी को ठुकराने की हिम्मत कैसे कर सकता है। उसकी आंखों में नफरत भर जाती है। वो ठान लेता है एक रुकी मुझे चैलेंज करे, कभी नहीं। वो कसम खाता है कि किम सियो जिन को हमेशा के लिए दफना देगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। एक सनी डे, स्ट्रीट पर लोग किसी की ब्यूटी देखकर बातें कर रहे होते हैं। सोचते हैं शायद कोई सेलिब्रिटी है। असल में वो थे एमसी और ली सो ही। ली सो हंसकर बोलती है कि जहां भी जाता है सबका ध्यान खींच लेता है। वो पूछती है अब तक आदत पड़ गई या नहीं। एमसी तुरंत मना कर देता है। तभी उसकी नजर आगे खड़े ली जांगवू पर पड़ती है जो दो लोगों से बात कर रहा होता है। ली जांगवू एक आदमी को समझा रहा होता है शायद ये सिर्फ डिसअपियरेंस नहीं है। वो एक रोते हुए लड़के को भी कंसोल करता है। एमसी समझ जाता है ये मिसिंग पर्सन केस है। तभी ली जांगवू मुड़कर उसका नाम लेता है और स्माइल के साथ हाथ हिलाकर बुलाता है। एमसी थोड़ा शॉक में आ जाता है। ली जांगवू पूछता है ये सेलिब्रिटी कौन है। एमसी बोलता है वर्क कोलीग है। लीसो खुद को इंट्रोड्यूस करती है, डोंगनाम ऑफिस की प्रोसिक्यूटर। ये सुनकर ली जांगवू सरप्राइज हो जाता है। वो चाम से अपना बैज दिखाता है और बोस्ट करता है कि वो वायलेंट क्राइम्स यूनिट से है। एमसी चुपचाप आगे बढ़ने लगता है, लेकिन चलते चलते उसकी नजर जमीन पर पड़े एक मेटल रिंग पर पड़ती है। वो झुककर रिंग उठाता है। जैसे ही वो उसे छूता है उसकी साइकोमेट्री एक्टिवेट हो जाती है। रिंग पुरानी थी, बीच में गोल्डन स्टार बना हुआ। अचानक एक विजन, एक आदमी हाथ बंधे हुए उसी रिंग को पहने हुए है। एक अंधेरी गीली जगह, एक हुड पहना हुआ आदमी एक बंधे हुए लड़के को देख रहा है। वो ग्लव पहने हाथ से लड़के का चेहरा जोर से पकड़ता है। लड़का पहले से ही घायल और डरा हुआ। हुडेड आदमी एक टूल उठाता है कुछ भयानक करने के लिए। विजन वही खत्म हो जाता है। प्रेजेंट में एमसी सन्न रह जाता है। उसे समझ आ जाता है ये युआ सॉन्ग केस की मेमोरी थी, लेकिन कंफ्यूजन ये थी कि ये रिंग एविडेंस लिस्ट में क्यों नहीं थी। तभी ली जांगवू आता है और बोलता है ये रिंग शायद डिटेक्टिव जैंग मिंजू की है, शायद गिर गई होगी। एमसी शॉक में आ जाता है। ली जांगवू कंफर्म करता है वही युआ सॉन्ग केस का डिटेक्टिव था। रिंग हाथ में पकड़े एमसी का दिमाग घूम जाता है। पुलिस स्टेशन में वो आखिरकार डिटेक्टिव जैंग मिंजू से मिलता है। फॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है। लीसो भी खुद को डोंगनाम ऑफिस की प्रोसिक्यूटर बताती है। जैंग मिंजू उन्हें एविडेंस देखने को कहता है, लेकिन एमसी उसे रोकता है। वो रिंग दिखाकर पूछता है ये आपकी है। डिटेक्टिव शॉक में पड़ जाता है। पूछता है ये यहां कैसे आई। एमसी कैजुअली बोल देता है शायद आपके बेटे का गिफ्ट होगा। डिटेक्टिव घबराकर हाँ में सिर हिलाता है और रिंग लौटाने के लिए थैंक्स बोल देता है, लेकिन एमसी समझ जाता है वो झूठ बोल रहा है। वो सोचता है कि इसका एविडेंस उसके पास क्यों था। तभी सीन शिफ्ट होता है। पुलिस स्टेशन का एविडेंस स्टोरेज रूम। टेबल पर पड़े होते हैं एक रोप और एक खून से सना हैमर। डिटेक्टिव बताता है कि विक्टिम की ज्यादातर इंजरीज हैमर से हुई थी। एमसी रिवील करता है कि विक्टिम की एक आंख निकाली गई थी, लेकिन उस काम का वेपन कभी नहीं मिला। जैंग मिंजू बोलता है और कोई एविडेंस नहीं मिला। वो कल्प्रिट को एक बेहद मेटिकुलस कमबैक कहता है और एमसी समझ जाता है कि ये केस जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। सुजुन जयांग पूछता है कि क्या बस यही सब है। डिटेक्टिव सर हिलाकर कंफर्म करता है हाँ, बस एक सिगरेट बट बचा है, वो भी रीएनालिसिस के लिए। वो बताता है कि उस टाइम 120 लोगों का डीएनए टेस्ट किया गया था, लेकिन किसी से मैच नहीं हुआ। एमसी हैमर को छूता है, लेकिन इस बार कोई विजन नहीं आता। उसे पता चलता है कि पुलिस ने कंक्लूड किया था कि कल्प्रिट कोई टूरिस्ट था। वो डिटेक्टिव की तरफ देखकर पूछता है क्या आपको सच में लगता है कि कल्प्रिट टूरिस्ट ही था। जैंग मिंजू नर्वस स्माइल के साथ वेग सा जवाब देता है, कोई क्लियर बात नहीं करता। एमसी उसका टाइम थैंक करता है। डिटेक्टिव बोलता है अगर कुछ और चाहिए हो तो कांटेक्ट करना। थोड़ी देर बाद एमसी और लीसो पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं और पार्किंग लॉट से होते हुए आगे बढ़ते हैं। बाहर ली जैंग वू डिटेक्टिव से पूछता है कि क्या वो एमसी का फ्रेंड है। डिटेक्टिव तुरंत हाँ कह देता है। फ्रेंड पूछता है वो किस तरह का इंसान है। डिटेक्टिव सोचते हुए बोलता है जो भी गोल सेट करता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये सुनकर डिटेक्टिव थोड़ा थॉटफुल हो जाता है और अपनी हॉट ड्रिंक की सिप लेता है।
वो वहां से चला जाता है। एमसी अपने मन में सोचता है लोग कुछ भी कहें, लेकिन वो इस केस की पूरी सच्चाई बाहर लाकर रहेगा। तभी वो रुक जाता है। उनके सामने वही जगह थी जहां 10 साल पहले युआ सॉन्ग की बॉडी मिली थी। लीसो कंफर्म करती है और पूछती है 10 साल बाद भी क्या यहां कोई क्लू मिल सकता है। एमसी कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बोलता है कभी पता नहीं होता, इसीलिए हर डिटेल मिस नहीं करनी चाहिए। जगह एक तंग एली थी जहां बहुत कम लोग आते जाते थे। सिक्योरिटी कैमरा क्राइम के बाद लगाया गया था। एमसी कंक्लूड करता है कल्प्रिट इस एरिया को बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि जिस मैन होल में बॉडी डाली गई थी वो हमेशा कचरे से ढका रहता था। लीसोस की थ्योरी से अग्री करती है और नोटबुक में सब नोट कर लेती है। एमसी सोचता है सिगरेट बट ने रेजिडेंट्स को सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया था। अब उसे साफ समझ आ रहा था पूरी इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन डिटेक्टिव जैंग मिनजू ने मोड़ी थी। वो बोलता है हाई चांस है कि कल्प्रिट इसी एरिया का रेजिडेंट है। लीसो कंफ्यूज हो जाती है। वो याद दिलाती है कि बट का डीएनए नेबरहुड के किसी से मैच नहीं हुआ था। एमसी काम स्माइल के साथ पूछता है क्या पक्का है कि बट कल्प्रिट का ही था। वो एक्सप्लेन करता है बट विक्टिम के सामान के साथ सीधे बॉडी के ऊपर रखा गया था। इसका मतलब कल्प्रिट ने जानबूझकर एविडेंस प्लांट किया हो सकता है। लीसो शॉक में रह जाती है। तभी एमसी को एक और इंसाइट मिलती है। उसे एहसास होता है हो सकता है इस क्रिमिनल के और भी विक्टिम्स हों।